इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है इस डायरेक्शन में। आप समझे? उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी F लग रहा है और यहाँ भी F लग रहा है, यहाँ भी F लगेगा और यहाँ भी साइड F लगेगा, तो भाई ये इक्विलिब्रियम हो गया ना, जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया। समझ गया आप मेरी बात? तो वही चीज यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 वीडियो हमारा नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दे रहा हूं, पहले जाके वो देखो, वहां से चार्ज के बेसिक सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगे, तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 टॉपिक है। पहला है कूलॉम्स लॉ एंड सेकंड है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड द लास्ट वन इज सुपरपोजिशन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कूलॉम्स लॉ कहां से आया और क्यों आया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होती है, मतलब बाहर की साइड निकलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है कुछ इस तरीके से, अंदर के साइड होती है, इनवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या हुआ जब हमने 2 सिमिलर चार्ज को एक साथ रखा ना, ऐसे एक साथ रखा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, ये वाली, ये रीजन वाली, वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो गई, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, वो रिपेल कर रही है एक दूसरे को कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझे? कुछ इस तरीके से सिमिलर चार्ज रिपेल करने लगी। हम लोगों ने मैग्नेट से बचपन में बहुत खेला था। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, देखो, अगर 2 सिमिलर मैग्नेट है और दोनों का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने है तो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, या फिर साउथ पोल सामने है तो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल सामने है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी। चार्ज तो क्या होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, तो इनको तो हाथ में तो ले नहीं सकते। लेकिन इसका बिहेवियर समझने के लिए मैं इस मैग्नेट पे लाता हूं आपको। अगर 2 मैग्नेट को सामने, अगर नॉर्थ पोल को सामने रखोगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। चार्ज बहुत छोटे होते हैं तो इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको मैग्नेट लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं। इस मैग्नेट पे जब फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेट यहां से हिलकर यहां आ जाएगा, तो मतलब इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। यहां पे क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन चार्ज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है इस डायरेक्शन में। आप समझे? एक्चुअल में तो चार्ज के अंदर फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जाओगे, चार्ज के अंदर जाके देखोगे कि क्या चल रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी है ना, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो इसके रिपल्सन के कारण इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं जब यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज को रखता हूं तो देखो इसके अंदर बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और नेगेटिव के अंदर क्या होती है, टर्मिनेट होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो क्या होगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अंदर में और ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी तो ये इसको अट्रैक्ट करके यहां ला देगा, यहां से निकलेगी तो इसको अट्रैक्ट करके यहां ले देगा, यहां से निकलेगी तो इसको अट्रैक्ट करके यहां से निकल देगा। इन दोनों का मोशन सिमिलर हो रहा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जब 2 अपोजिट चार्ज साथ में रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। बिकॉज इसके अंदर हमने जाकर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए हमने कहा अट्रैक्शन होता है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 पॉइंट को कवर किया। पहला पॉइंट ये है कि सिमिलर चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन कैसे होता है, उसके अंदर जाकर देखा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को भी नोटिस किया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करती है, इसीलिए चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, और जब 2 डिफरेंट चार्ज होंगे तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अट्रैक्शन होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए 2 चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो यही 2 पॉइंट आपको मैं इस दोनों एग्जांपल और डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहता था। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर चार्ज हमेशा रेस्ट पे रखना है, इस चीज को दिमाग में डाल लो कि ये चार्ज हमेशा रेस्ट पे है। ठीक है, हम अब इस कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी 2 चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव रख लो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव रख लो। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस फिक्स है। मान लो मैंने आर ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, आर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों सिमिलर चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे कुछ इस तरीके से। मान लो रिपेल कर रहा है ये एफ फोर्स से। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिफरेंट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। अगर मान लो ये चार्ज के ऊपर Q1 है
और इसके ऊपर Q2 है, वैसे ही इसके ऊपर Q1 है और इसके ऊपर Q2 है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज के ऊपर जो भी इसका मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट होगा, पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, ओके। अब इस चीज को समझते हैं कि ये चार्ज के अंदर हो क्या रहा है। ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है। क्या है? ये दोनों पॉइंट चार्ज है। हमेशा कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ये जो फोर्स इन दोनों पे लग रहा है ना, वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। क्या करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ये फॉलो कर रहा है। नहीं समझे? डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का चेंज नहीं होगा, ओके। और यहां पर जो हमने दो डिफरेंट चार्ज रखा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का सिमिलर होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा। नहीं समझे? थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा? कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ओनली डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। अब आप इस चीज को समझो कि चार्ज के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है? डाइवर्ज होता है, बाहर के साइड निकलेगा, ठीक है। और चार्ज बहुत छोटे हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक छोटे रीजन में होंगे। मान लो कि ये छोटा सा रीजन है, इसके अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक और चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसका भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये एकदम छोटे छोटे रीजन में होते हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा तो चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द डिस्टेंस व्हिच इज लेस देन 10⁻⁻50 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? दो चार्ज के अंदर जो भी फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मींस चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या है? ये अपने जगह पे रुका हुआ है, और फोर्स का मतलब है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कोई दूसरे चार्ज के उसके पास आने से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको बताता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आप कहां से चार्ज को उठा के लाए हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पे, और यहाँ पे पॉइंट बी पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और आपने एक चार्ज को, मान लो कि इसी चार्ज को यहाँ पे रखने से पहले आप यहाँ से उठा के यहाँ पर लाए हो, तो वो क्या होगा? फोर्स इक्वली होगा। पहले भी जो यहाँ पे होगा उसके ऊपर भी फोर्स वही लगेगा, और जो आप उठा कर लाए हो चार्ज उसके ऊपर भी फोर्स वही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इसीलिए कहा है क्योंकि ये अपने पास पे डिपेंड नहीं करता है। आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, अगर उनके पास मास है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम होता है, ठीक है। अब हम लोग इस कूलॉम्स लॉ फोर्स के हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिराइवेशन देखेंगे। चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिराइवेशन कहां से आता है, कैसे आता है, उसको समझते हैं। हमारे पास दो चार्ज रखे हुए कुछ इस तरीके से रेस्ट पे, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, ठीक है। और अगर r है तो इनके ऊपर F फोर्स भी लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फिर रिपल्शन लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो कि इनके ऊपर है, मान लो कि Q1 और Q2। सेकंड पॉइंट में कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर होता है फोर्स। ये कह रहा है हमारा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा? K कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर कह सकते हो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल दी। अब जिसके अंदर एक K आया है, इस K के बारे में और अंदर स्टडी करेंगे। इस K की वैल्यू कब और कहां चेंज हो सकती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलो इसके बारे में आगे और समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब हमने फोर्स का डिराइवेशन देखा तो उसके अंदर क्या है? K है। इसको हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फोर्स निकालते हो उसके अंदर जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू मीडियम। अगर वैक्यूम में है
तो क्या होगा, और मीडियम में है तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको समझते हैं। अगर वैक्यूम में है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू होता है वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर c का पावर -2 कूलम बेसी। ठीक है, जैसे हमने k का यूनिट क्या निकाल दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। ठीक है, ये कहां से उसको समझते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या थी, F इक्वल्स टू k × Q1 × Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये k की चाहिए यूनिट, तो इन सारे इक्वेशंस को, इन सारे वैल्यूज को हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा F × R का स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 × Q2। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। इसमें रख दो, ऊपर रखो न्यूटन हो गया फोर्स के जगह पे, आर के स्क्वायर के जगह पे रख दिया आपने मीटर का स्क्वायर, और नीचे रख दिया कूलम का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, अब जब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा और c का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, c का पावर -2। तो देखो जो यूनिट था वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर c का पावर -2। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले के अंदर से यूनिट निकाल सकते हो किसी भी चीज का। ठीक है, तो इसका यूनिट आ गया ये। इसके अंदर एब्सोल्यूट क्या उसको समझते हैं। एब्सोल्यूट को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है उसको समझते हैं। एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻⁻12। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने निकाली तो एब्सोल्यूट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो पावर प्लस है वो -1, जो 2 है वो -2, जो -2 है वो +2। सिंपल है ना। तो देखो ऊपर क्या लिख दो, न्यूटन का पावर -1, मीटर का पावर -2 और कूलम का पावर 2। तो ये क्या आ गई हमारे पास, एब्सोल्यूट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो हो गया वैक्यूम के अंदर अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ इस तरीके से k के अंदर वेरिएशन आएगा। अब देखते हैं कि मीडियम के अंदर अगर किसी भी मीडियम में रखा है और फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच में, तो उसके अंदर वेरिएशन कैसे आएगा उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब मीडियम के अंदर लगेगा तो उसके कारण k की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। k' इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1/4 पाई एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये क्या होता है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। हर मीडियम की ये वैल्यू अलग अलग होगी। और अगर हम एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट नॉट का रेशियो लेंगे तो ये आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसके रेशियो को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसको ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अगर आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इससे इंटू कर दोगे, तो जो हमारे पास ऊपर ये लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एब्सोल्यूट इक्वल्स टू k × एब्सोल्यूट नॉट। यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दोगे। ठीक है, अब यहां पे k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। वो देखते हैं कि कुछ मीडियम्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। उसके बाद आता है एयर। ठीक है, एयर के लिए k की वैल्यू हो जाएगी 1.006। उसके बाद आता है ग्लास। ग्लास की वैल्यू क्या होती है, 3 से लेके 4 के बीच में हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर। वाटर का क्या वैल्यू आ जाता है k की, वाटर की वैल्यू आ जाती है 81। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंडक्टर, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है इन्फिनिटी। तो ये कुछ वैल्यूज है, इसको आप लिख लोगे या फिर याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अगर किसी मीडियम में फोर्स F' लग रहा है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स वैक्यूम में लगेगा डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। इस तरीके से भी हम लोग मीडियम का फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक और फोर्स इन वैक्यूम गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगेगा उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला अच्छा है, इसको भी याद कर लेना, ये भी बहुत बार आता है। हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां से आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज है Q और Q, और इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस R है। और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक बाहर से Q चार्ज को रख के बीच में रखो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहां आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब इन तीनों के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सबके ऊपर F नेट 0 होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक फिक्स डिस्टेंस r पे, एक बाहर से मैं q चार्ज को उठा के बीच में रख रहा हूं। इस चार्ज को मैं ऐसे कौन से पॉइंट पे रख दूं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि एक q चार्ज यहाँ पे है और एक q चार्ज यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो मैं बाहर से एक चार्ज को उठा के रैंडमली यहाँ पे रख दे रहा हूँ x डिस्टेंस पे, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां पे क्या होगा, r - x। नहीं समझे,
देखो ये फुल डिस्टेंस क्या आ रहा है, तो ये x हो गया, तो ये क्या हो गया r माइनस एक्स। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि मैंने कैसे कैसे वैल्यू लिया, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर है, और मैंने यहाँ पे 1 मीटर ले लिया। मान लो x क्या है 1 मीटर, तो हमारे पास जो बचा होगा वो 4 माइनस एक्स ही तो होगा, नहीं समझे, 4 माइनस 1 विच इज़ 3, लेकिन उसको हम पहले ऐसे लिखेंगे ना, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 3, मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यही वाला कंसेप्ट मैंने ऊपर लगाया, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास फोर्स F1 हो गया और ये हमारे पास फोर्स F2 हो गया। सो इक्विलिब्रियम यहाँ पे कब बनेगा, जब दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। सिंपल है ना, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी F लग रहा है और यहाँ भी F लग रहा है, यहाँ भी F लगेगा और यहाँ भी साइड भी F लगेगा। तो भाई ये इक्विलिब्रियम हो गया ना, जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया। समझ गया आप मेरी बात। तो वही चीज यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो दोनों फोर्स को मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो किस तरीके से होगा। F1 इक्वल्स टू F2, तो F1 क्या होगा पहले वो समझो। F1 मतलब इस चार्ज के कारण जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा देखो, K Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको F2 दिया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सटर्नल चार्ज जो बाहर से आया सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर मैंने ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर दिया, ताकि इसके कारण इक्विलिब्रियम बन जाए। क्या बन जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए। समझ रहे हो, ठीक है। तो इनको बैलेंस करोगे तो देखो k से k कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q एंड कैपिटल Q से कैपिटल Q। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया यहाँ से वो देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट हो जाएगा। वो कैसे, देखो x का पावर 2 इक्वल्स टू मान लो कि 4 है, ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो हाफ होता है, एक्चुअली वो जाता नहीं है। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। अगर आप दोनों साइड x का पावर 1/2 से इंटू कर लोगे, जैसे 4 का पावर हाफ, तो ये क्या हो गया, ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल हो गए, तो x हो गया। और 4 का क्या होता है, 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूँ, और इंटू हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि पावर का ट्रांसफर नहीं होता, हम क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वली हाफ पावर से इंटू करते हैं, इसलिए हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। हमने क्या किया कि दोनों साइड हाफ के पावर से इंटू किया, मीन्स ये वाला पावर जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। सिंपल है ना, ये रूट बन गया, इक्वल्स टू r माइनस एक्स, और x स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालोगे तो x आएगा r माइनस एक्स, ठीक है। ये x को यहाँ लाओगे तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू r, तो 2x इक्वल्स टू r, इसलिए x इक्वल्स टू r अपन 2। x इक्वल्स टू क्या आ गया, r/2, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी ये क्या होगी, r/2, और इस साइड भी क्या हो गई, r/2, ठीक है। r/2 और r/2, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये सेंटर में, बिल्कुल ये दोनों चार्ज के सेंटर में, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इस चार्ज को कौन से पॉइंट पे रखे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या करोगे, चार्ज क्या आ गया, सेंटर में आ गया आपके पास, ये भी r/2 और ये भी r/2। हमने क्या किया, चार्ज का पोजीशन निकाल दिया जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ सारे चार्ज के कारण और उसको जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो ये है, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो ये है। दो फोर्स आ रहे हैं, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सुपर पोजीशन को अच्छे से समझेंगे, वहां पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स आ गए अपने पास, मान लो कि F1 और F2, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0 कर दूंगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो F1 है इस चार्ज के कारण, तो क्या लिख सकता हूँ, K इंटू Q डिवाइड बाई पूरा R का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का Q इंटू Q का ये फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, प्लस F2, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब तुम देखो इसको इधर ले जाऊंगा मैं, क्या होगा, K Q स्क्वायर हो गया ये, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू, वो उधर जाएगा तो माइनस K Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यहाँ से KQ से KQ कैंसिल, एक Q यहाँ पे बच गया, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4q, समझ रहे हो। इसलिए Q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ Q/4, ये आ गई Q की वैल्यू, समझ रहे हो। मतलब ये नेगेटिव रहेगा, ये चार्ज क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या दिखाना चाहता है उसको थोड़ा अच्छे से अगर समझते हो तो आगे भी आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था प्लस स्मॉल q, और यहाँ पे हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज था प्लस स्मॉल q। हम लोग बाहर से एक चार्ज लाए लेकिन उसके बारे में हमें नहीं मालूम कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका साइन क्या है, ठीक है। तो आप समझो कि इन दोनों के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज ला दोगे, अगर आप इन दोनों के बीच में सपोज पॉजिटिव चार्ज को ला दोगे तो और इसको रिपेल कर देगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहाँ है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से क्या होना चाहिए? हिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है इसके आने से पहले, उसको अगर हटाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज हटा सकता है। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को वो अपने अंदर ले लेगा और इसको इक्विलिब्रियम बना देगा, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा। वो भी क्या? माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई 4 टाइम चार्ज को बीच में रखते हो तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ गया आपको चीज? अगर पॉजिटिव आता तो और उनको रिपल्शन देता और उनको रिपेल करता। आया बात समझ में? तो यही कंसेप्ट है इसके अंदर। आई होप अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको समझोगे कि कौन से चार्ज के कारण कौन सा फोर्स कहां लगेगा, कैसे इक्विलिब्रियम बनेगा, ये सारी चीजें आपको देखने से समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, देख के क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये हार्ड आ गया, ये तो नहीं होगा। समझो उसको कि चार्ज कौन सा है, उसका साइन क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन डील करोगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग, ठीक है। एक सेकंड रुको, अगर मैं चाहता तो इसके अंदर 2 टॉपिक और ऐड कर सकता था, वेक्टर लॉ ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक टाइम में एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में कवर किया है। ऐसे ही आप भी स्टडी किया करो तो क्वेश्चंस आपसे इजीली डील हो जाएंगे और आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।